उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने चुनावी तैयारियों के लिहाज से सभी दलों को पीछे छोड़ दिया है। उत्तराखंड भाजपा की इन्हीं चुनावी तैयारियों को धार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता राज्य का दौरा कर चुके हैं। उत्तराखंड भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे से काफी उत्साहित है। प्रधानमंत्री द्वारा सीएम नामे की पीठ थपथपाने से पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी खुशी है। मोदी के दौरे से उत्साहित भाजपा के नेताओं ने जीत के दावे भी शुरू कर दिए हैं। भाजपा का दावा है कि वह 2024 के चुनाव में एक बार फिर से जीत की हैट्रिक लगाने जा रही है और राज्य की 5 लोकसभा सीटों को भाजपा फतह करने वाली है। वहीं एक तरफ जहां भाजपा चुनावी तैयारी और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के उत्तराखंड दौरे में व्यस्त है, तो दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी समेत अन्य दलों में सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने प्रदेश स्तर पर लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ तैयारियां जरूर शुरू कर दी हैं। पहले बड़े नेताओं की अनुपस्थित कांग्रेसियों को खटक रही थी। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल हार के बाद भी सबक नहीं ले पा रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इससे पहले रिपोर्ट। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी उत्तराखंड भाजपा के सीनियर नेताओं के राज्य में एकाएक दौरे शुरू हो गए हैं। पार्टी के दिग्गज नेता सीएम योगी और गृह मंत्री अमित शाह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तराखंड का दौरा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिथौरागढ़ दौरे की धमक से धामी सरकार गदगद है। गढ़वाल में चारधाम यात्रा की तरह कुमाऊं में मानस खंड यात्रा के लिए जो गलियारा तैयार करने का मुख्यमंत्री जो सपना देख रहे हैं, पीएम ने उसे नई उड़ान दे दी है। पीएम मोदी का दावा है कि हमारी सरकार केदारखंड और मानस खंड की कनेक्टिविटी पर बहुत जोर दे रही है। जो लोग केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम जाते हैं, वे आस्था के केंद्र जागेश्वर धाम, आदि कैलाश और ओम पर्वत भी आसानी से आ सकेंगे। उनका जो दौरा था वह भी ऐतिहासिक था, क्योंकि वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आदि कैलाश पहुँचे, पार्वती कुंड पहुँचे, जागेश्वर धाम पहुँचे हैं। और उनके इस दौरे के बाद निश्चित रूप से जैसे केदारखंड में उनके प्रवास के बाद केदारखंड का विकास हुआ, 4 धाम ऑल वेदर रोडें बनी, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन बनी, केदारनाथ जी का पुनर्निर्माण, बद्रीनाथ का मास्टर प्लान, हेमकुंड और केदारनाथ के लिए रोप वे, हवाई सेवाएं, केदारखंड में तेज़ी से विकास होगा, मानसखंड का सर्किट बनेगा और स्थापनाएँ सुविधाएं बढ़ेंगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड की 1.25 करोड़ देवतुल्य जनता की ओर से उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। चुनावी दौरा है, इसका कुछ लेना देना यहाँ की तरक्की से नहीं है, और यदि तरक्की से कुछ लेना देना है तो कैलाश मानसरोवर यात्रा का परंपरागत रूट है पिथौरागढ़ होकर के धारचूला गुंजी वाला, उसको करवाए ना, जिसको इन्होंने बंद कर दिया था। यही थे जो यहाँ से रूट को सिक्किम की तरफ लेकर के गए, कहा सुविधाएं उधर से हैं, और अब ये फिर से उस परंपरागत रूट को प्रारंभ करें तो हम माने कि ये कुछ करते हैं। वहीं उत्तराखंड भाजपा ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरों के बाद जीत के दावे भी शुरू कर दिए हैं। भाजपा का दावा है कि वह 2024 के चुनाव में एक बार फिर से जीत की हैट्रिक लगाने जा रही है और राज्य की 5 लोकसभा सीटों को भाजपा फतह करने वाली है। देखिए, कांग्रेस के पास न विजन है, न विजनरी लीडरशिप है, चाहे स्टेट हो चाहे सेंटर हो। कांग्रेस के तमाम जो प्रवक्ता हैं, जो नेता हैं, वो किस प्रकार से नींद में निकालते रहते हैं, लेकिन उनसे मैं कहना चाहता हूं कि वो बताएं कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कितनी बार उत्तराखंड आए हैं, या जब उनकी सरकार रही तो प्रधानमंत्री जी कितनी बार उत्तराखंड आए हैं उनके समय पर। कांग्रेस ने केवल इस राज्य को छलने का काम किया है। कांग्रेस ने इस राज्य के साथ हमेशा दोगला व्यवहार करने का काम किया है। 2004 में जो औद्योगिक पैकेज एनडीए की सरकार में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तराखंड को दिया था, उसको 2009 में छीनने का काम कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस के नेताओं को और कांग्रेस के आला नेताओं को उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं है, उत्तराखंड की नागरिकों से कोई लेना देना नहीं है, उत्तराखंड राज्य से कोई लेना देना नहीं। इसलिए आने वाले समय में मैं कह सकता हूं, जो उनके दौरे प्रस्तावित हैं वो प्रस्तावित ही रहने वाले हैं, क्योंकि उनको पता है कि उत्तराखंड के अंदर 5
जीरो का मैच होने वाला है। 5 भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली और 0 फिर से उनके हिस्से में आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने बड़े भविष्यवक्ता हो गए हैं कि वो जो कहेंगे वही होगा। पहले अपनी कुंडली दिखा लें, उनकी कुंडली में क्या है। उनको अभी से प्रधानमंत्री का सहारा लेना पड़ रहा है उम्मीदवारों को जिताने के लिए, धर्म का सहारा लेना पड़ रहा है, फिर धार्मिक उन्माद फैलाने की बात कर रहे हैं। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और उनके उम्मीदवारों की स्थिति खराब है। जगह जगह पर असंतोष है, कार्यकर्ताओं में भी असंतोष है और भारतीय जनता पार्टी खुद घबराई हुई है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव में बुरी तरह चुनाव में पराजित होगी। लाकर उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने चुनावी तैयारियों के लिहाज से सभी दलों को पीछे छोड़ दिया है। पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं के उत्तराखंड दौरे से भाजपा के नेताओं ने 5 सीटों पर जीत के दावे भी शुरू कर दिए हैं। वहीं कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों की ओर से चुनावी तैयारियों में की जा रही देरी से कार्यकर्ताओं में मायूसी है। देखना होगा कि 2024 का लोकसभा चुनाव किसको जीत का स्वाद चखाता है और किसको हार से सामना कराता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर, जहां एक और सत्ता पक्ष काफी आश्वस्त नजर आ रहा है तो वहीं विपक्ष किस तरीके से लोकसभा चुनावों की तैयारी कर रहा है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। नवीन प्रशाली जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज सिंह नेगी जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश बिष्ट जी हमारे साथ प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी से जुड़ चुके हैं। अनिल थपलियाल जी केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक राय जी वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत में विपक्षी दलों से करना चाहूंगी क्योंकि आज मुद्दा ही है कि आखिर विपक्ष की तैयारी क्या है। सबसे पहले शुरुआत सूरज सिंह जी आपसे करूंगी मैं। अगर हम विपक्ष की बात करें, देखिए सत्ता पक्ष हमेशा चुनावी मोड में रहता है, सत्ता पक्ष हमेशा तमाम बातें करता है। सत्ता पक्ष की अगर हम बात करें तो सत्ता पक्ष का ये दावा हमेशा रहा कि हम हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं, साथ ही साथ जनता के लिए काम किया है और जनता हमें ही चुनेगी। अगर अब हम विपक्ष की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो कांग्रेस किस तरीके से लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां कर रही है? देखिए यशी जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना होता है कि वो 24 घंटे चुनावी मोड में रहते हैं और उनको जनता के सुख दुखों से कोई लेना देना नहीं है। केवल चुनाव 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 और चुनाव की बात करते हैं। तो खाली बात करने से तो काम नहीं चलेगा। पिछले 9 साल जो है केंद्र की सरकार और ये 6 सालों से प्रदेश की सरकार, इनका जो कार्यकाल है, इन हैं वो निराशाजनक हैं। और आज इनको जो है 2024 का जो चुनाव है वो बहुत भारी लग रहा है और इसलिए ये कितनी भी कसरतें करें, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को जो है ला करके अब ये जो है क्या दिखाना चाहते हैं। पिछले सालों में अगर किया होता तो जनता जो है इनको निश्चित रूप से स्वीकार करती, परंतु इन्होंने जुमलेबाजी से अलावा और कुछ नहीं किया है। तो इसलिए ये अब झूठी घोषणाएं और जो योजनाएं जो है पहले से स्वीकृत हैं उनका शिलान्यास करा के, उनकी वाही करा करके ये लोगों को भरमाना चाहते हैं। परंतु उत्तराखंड की जो देवभूमि की जो जनता है वो इनके भरमावे में आने वाली नहीं है। और जिस प्रकार से इनके बड़बोलेपन, इनकी बयानबाजियां हो रही है, निश्चित तौर पर जो है इनकी निराशा को दर्शाती है। मेरा सवाल था कांग्रेस क्या तैयारी कर रही है, ये क्या कर रहे हैं, इनकी क्या बयानबाजी है, इनकी पार्टी के लोग क्या आ रहे हैं, ये तो हम इस पर बात नहीं कर रहे अभी। हम तो ये सीधे सीधे पूछ रहे हैं कि कांग्रेस क्या कर रही है। क्या कांग्रेस के आला कमान नहीं आना चाहते उत्तराखंड? यसी जी, कांग्रेस का आला कमान भी आएगा और कांग्रेस जो है प्रदेश की प्रमुख विपक्षी दल है। हमारा जनता से लगातार जुड़ाव है। हम जनता की समस्याओं को जो है सड़क से लेकर सदन तक उठाने का काम कर रहे हैं, जनता के मुद्दों को लेकर संघर्ष करने का काम कर रहे हैं, वो हम निश्चित तौर पर कर रहे हैं। और संगठन में भी हम लोग जो है, हमारे तमाम संगठन जो है चाक चौबंद है और हम
बूथों से लेके, और हमने जो है 5 से 7 से 8 बूथों पर जो है जो मंडपम बनाने की कदावत की है, तो वो मंडलम जो है हमारा वो 5-7 बूथों पर बन रहा है। और निश्चित तौर पर हम संगठन में भी जो है पूरे अपने जो हमारे संगठन है, कार्यकर्ता हैं, उनको, क्योंकि विपक्ष का जो कार्यकर्ता है, विपक्ष का कार्यकर्ता हमेशा जो है सतर्क रहता है, क्योंकि जनता की समस्याओं पर, जनता के लिए संघर्ष करता रहता है। हमको कोई नई तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं लंबे समय से, ये अपने कार्यकर्ताओं को जो है इनको चिंता रहती है कि सत्ता के मद में जो है, जहां बड़े नेता सत्ता के मद में हैं, वहीं कार्यकर्ता भी जो है, जो नाराज कार्यकर्ता है, उनको कभी किसी माध्यम से, कभी किसी माध्यम से इनको जो है मोबिलाइज करना पड़ता है। तो ये इनकी समस्या है। कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है वो सतर्क है। पूरे जो है जो प्रदेश की समस्याएं हैं, इस सरकार का जो नकारापन है, बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, तमाम जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर, चाहे अंकिता भंडारी हत्याकांड हो, चाहे महिला सुरक्षा का मामला हो, सब मामलों को लेकर के प्रदेश का कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर है। तो इसलिए वो तो सजग है, सतर्क है, और निश्चित तौर पर जो कार्यकर्ता सड़कों पर संघर्ष कर रहा है वो जनता के बीच में है, जनता देख रही है। ठीक है, राजेश बिज जी, विपक्ष कितना तैयार है? यशी जी, विपक्ष बहुत अच्छे से तैयार है और इंडिया अलायंस के बारे में पूरा देश जानता है, और यही एक वजह है कि मोदी जी को प्रदेश के अंदर पुष्कर धामी जी की सरकार को शील्ड करने के लिए आना पड़ रहा है। हमारा ये कहना है, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, चुनाव के समय मुद्दे की अनम्यूट कीजिएगा। आवाज नहीं आ रही? हाँ जी, कंटिन्यू करिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, इंडिया अलायंस के बारे में पूरा देश जानता है, और इंडिया अलायंस बहुत मजबूती से जहां पे भी चुनाव होने, लोकसभा 2024 की तैयारी बहुत मजबूती से कर रहा है। जिस प्रकार से मोदी जी का ये जो दौरा हमारे उत्तराखंड में लगा है, ये अपने आप ये साबित करता है कि इंडिया अलायंस से कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर राज जरूर है, और जो मुद्दों की राजनीति लोकसभा में 2024 के लिए होनी चाहिए, वो मुद्दों की राजनीति न 2014 में दिखी और न 2019 में दिखी। मेरा ये मानना है कि पुष्कर धामी जी मोदी जी के चेहरे पे हर बार 500 सांसद बीजेपी के लिए आएंगे, ये उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इस समय प्रदेश की परेशानियों से जूझ रहा है और कम करके बैठ रहे हैं कि मोदी जी का जो दौरा होना चाहिए था, जिस तरीके से कल पर्यटन की बात हो रही है कि उनके दौरे के बाद पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, मैं ये समझता हूँ कि तमाम जो पुराने दौरे हुए हैं उससे अभी तक तो पर्यटन को कोई बढ़ावा नहीं मिला है, और न हमारे बेरोजगार युवाओं को किस तरह के रोजगार के साधन उपलब्ध हो पाए। जिस प्रकार से पिछला 1.5 वर्ष बड़ा इन लोगों को उम्मीद थी, आशा थी कि जो बीजेपी की दूसरे टर्म की सरकार है, ये शायद प्रदेश के लोगों के लिए काम करेगी, और जिस तरीके से लगातार इस प्रदेश के अंदर हमारे लोगों के साथ अन्याय हुआ है, वो पूरे देश ने देखा हुआ है। तो मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि इस समय जिस तरीके से मोदी के लगातार दौरे हमारे उत्तराखंड के अंदर चल रहे हैं, इससे उन्हें कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। वो आए, दर्शन करें, स्वागत है, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कहीं पे भी आने जाने के लिए स्वतंत्र हैं, और देश के वासी होने के नाते उनका स्वागत भी करते हैं, अभिनंदन भी करते हैं। लेकिन जो मुद्दे हैं, तमाम मुद्दे, इस बारी जनता उन मुद्दों के नाम पे किसी भी पार्टी को वोट करेगी, तो जमीनी मुद्दे बहुत आवश्यक होंगे इस टाइम 2024 के चुनाव में, मेरा ये कहना है। ठीक है, अन्यथा प्लियाज कितनी तैयारी? देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रधानमंत्री का दौरा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा, सत्ता पक्ष का ये साफ मानना है कि इनके दौरे से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साथ एक चुनावी धार देने की कोशिश प्रधानमंत्री ने की है। जी यसी ऐसा है, ये लोकतंत्र का त्योहार है, और इसमें स्वाभाविक है कि सत्ताधारी पार्टी हो चाहे वो विपक्ष हो, उनके राष्ट्रीय दलों की मैं बात करूं तो उनका दौरा होना स्वाभाविक है। पर सवाल इस बात का उठता है कि जो पिछले वर्षों से जो दौरे हुए हैं, जो समीक्षा इन्होंने की है अपने इस कार्यकाल की, 3 साल 4 साल की सरकार के यहाँ के, और 5 साल के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समीक्षा की होगी, तो कुछ न कुछ वो सोच के आए होंगे यहाँ पे कि हम क्या करेंगे, और पिछला जो कार्यकाल रहा उसमें हमारी असफलता कहाँ रही। तो अगर वो मंदिर मठों के दर्शन के उद्देश्य से यहाँ पे आए हैं, तो ये भी
पता चल रहा हमको चलेगा, और स्थानीय जनता को, राज्य की जनता को भी पता चलेगा कि जो मूलभूत सुविधाएं थी उन पे कितना काम करेंगे, कितना ये इनकी जो सौगात है पुरानी नई, ये कितनी धरातल पे होगी। रहा लोकसभा 2024 का चुनाव, तो मैं समझता हूं कि हर जगह सिंपैथी कार्ड तो चलेगा नहीं, और जैसा कि कई उपचुनाव में भी आपने देखा होगा, इनको निकाय चुनाव से ही पता लग जाएगा, क्योंकि निकाय चुनाव जो है यानी क्षेत्रीय चुनाव जो है, जो भी एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी व क्षेत्रीय पार्टी उनका जनाधार होता है, और वहीं से परिणाम पता लग जाता है कि अब आगे के परिणाम क्या रहेंगे। अब जो काम इन्होंने किए हैं उस पे जनता कितनी खुश है, कितनी नहीं है। जो मूलभूत मतलब जो ज्वलनशील मुद्दे थे, जब से माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे हैं तब से लेकर अभी तक, उन मुद्दों पे क्या विचार हुआ, कितने धरातल पे है। जो सरकार और केंद्र राज्य की योजनाएं थी वो धरातल पे कितनी है, इनकी कहीं ना कहीं उन्होंने अगर समीक्षा की होगी। और इंटरनली ऐसा नहीं है जैसे वो अपने आप में हवाई दौरे कर रहे हैं, तो ऐसे किसी भी, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो, राष्ट्रीय पार्टी हो, उनकी भी अपनी तैयारियां होती हैं। वो सार्वजनिक नहीं होता। प्रतियोगिता कोई भी हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो परीक्षा हो, प्रतियोगिता में छोटा बड़ा गरीब अमीर नहीं देखा जाता, उसकी प्रतिभा को आंका जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि क्षेत्रीय पार्टी भी निकाय चुनाव से लेकर लोकसभा तक कमर कस चुकी है, तो इस चीज का उनको डर रहा है। और तमाम डिबेट्स में, ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में ही, ये नेशनल चैनल है के न्यूज, तो ये इनके डिबेट्स केवल हम उत्तराखंड के लोग ही देख रहे होंगे, दुनिया भर की जगह लिंक जाती है, तो उनको पता है कि विपक्ष वहां पे मजबूती से अपना पक्ष रख रहा है। पर दुर्भाग्य की बात एक है कि हम लोग डिबेट्स में तो बोल रहे हैं। परसों माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, या बीच में माननीय गृह मंत्री जी आए थे, तो अगर इस बीच में हमारे जो मुद्दे डिबेट्स में हुए थे, अगर उनको लेकर के एकजुट होकर के हम लोग वहां पे जाते और उनके सामने रखते कि आपका इतना कार्यकाल रहा, तो आपने इसमें कोई समीक्षा की होगी, तो आगे की सौगातों का हमने क्या करना है, जो पूर्व की सौगातें आपकी रही हैं वो कितने धरातल पे हैं। तो ये मेरा मानना है। अब ये कुछ न कुछ समीक्षा करके आए होंगे, तो 2000 लोकसभा चुनाव कैसा रहेगा, ये तो परिणाम जनता निर्णायक होती है। और लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में तो जनता निर्णायक होती है और वो अपना फैसला देगी। अगर उनको लगेगा कि हमारे हित में कार्य हुआ इतने सालों में, चाहे वो 9 नवंबर 2000 से लेकर के अभी तक का जो मुद्दे रहे हैं उन पे कुछ काम हुए हैं। और जैसे कि कल मैंने देखा, हमारे माननीय एक प्रवक्ता भाजपा जी कह रहे थे कि जब से बीजेपी उत्तराखंड में आई है, यानी डबल इंजन की सरकार आई है, भ्रष्टाचार में अंकुश लगा। बहुत जरूर लगा है। हम ये नहीं कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जीरो रही है, किया है, भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, पर भ्रष्ट उसके साथ साथ उतना बड़ा पैरामीटर उनका प्रगति का नहीं है जितना बड़ा पैरामीटर भ्रष्टाचार का है। बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है। अगर आप खोलें तो डिबेट्स में शायद इतना समय नहीं मिल पाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है, सभी दल अपने अपने, चाहे क्षेत्रीय हो चाहे कोई हो, 2000 लोकसभा चुनाव को लेकर के कमर ठीक है, निश्चित है। हाँ, मैं वापस आऊंगी इसके बाद। नवीन पेशाले जी, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा, विपक्ष पहले सवाल उठा रहा था, अब तो उनका दौरा हो भी गया। अभी लोकसभा चुनाव को धार देने की कोशिश प्रधानमंत्री ने की। विपक्ष कहीं ना कहीं हमेशा ये आरोप लगाता रहा है कि सत्ता पक्ष सिर्फ चुनावी मोड में रहता है, धरातल पर काम नहीं करता। अब प्रधानमंत्री के दौरे से कितना असर पार्टी को होगा, ये तो सवाल है ही, लेकिन क्या विपक्ष, अब जिस तरीके से देखिए डिबेट में हम देखते हैं या धरातल पर भी हम देख रहे हैं कि विपक्ष अपनी अहम भूमिका निभा रहा है, जो मुद्दे हैं उनको उठा रहा है, जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप अपनी योजनाएं पहुंचा रहे हैं तो वो आपकी विफलताएं भी बता रहे हैं। कितना असर पड़ेगा इसका? देखिए, उत्तराखंड में विपक्ष नहीं है, विपक्ष केवल एक रस्म अदायगी के लिए है और टीवी चैनलों के लिए है। अगर मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की, तो लगातार जो पिछले 9 साल, अगर ये लोकसभा का चुनाव है उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो 9 साल जो बेमिसाल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, अगर मैं उसको कहने लगूं तो शायद बहुत लंबा टाइम लगेगा। लेकिन आज फिर भी मैं कुछ अगर काम आपके सामने गिनाऊं कि जैसे वैश्विक
आप स्तर पर देखते हैं भारत की जो आर्थिक स्थिति जो मजबूत हुई है और राष्ट्र नहीं, सर्वोपरि की मैं भावना काम से तो नहीं सुनूंगी नवीन परछाले जी, क्योंकि देखिए ये आप ऑलरेडी एड्स के जरिए और बोल्ड होल्डिंग्स एंड ऑल, इससे तो पता ही चली जाता है हमें। देखिए हमें ये जानना है ना, लेकिन कि अगर विपक्ष अपने मुद्दे लेकर जनता के बीच जाएगा तो आप कैसे जवाब देंगे, आप क्या करेंगे? जवाब काम से तो उनके दिया पास था। सबसे मैं बड़ा वही बोल मुद्दा रहा हूं। अंकिता भंडारी हत्याकांड है, सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको विपक्ष ने अपने हाथों में ले रखा हुआ है। आप विपक्ष ने देखिए, यहाँ पर जो विपक्ष ने जो बातें की उसमें कोई सवाल नहीं है। विपक्ष केवल ये चिढ़ा हुआ नजर आ रहा है कि यहाँ पर इतने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का जो दौरा हो रहा है उससे जो यहाँ पर जनता में जराधार पड़ रहा है, उससे डर है विपक्ष के अंदर। और विपक्ष का कोई भी नेता यहाँ पर नहीं आ पा रहा, वो उनकी एक खींच है, उस खींच को टीवी चैनल पर निकाल रहे हैं। और जनता के, हमारा काम है जनता के बीच में जाना। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं बार बार कहता हूं कि विशेष लगाव उत्तराखंड से होता है और उसी में कई सौगातें यहाँ पर मिल रही है। विपक्ष बोल रहा था यहाँ पर कुछ नहीं मिली, 4200 करोड़ की कल सौगात यहाँ पर मिली है। अगर उससे कोई तकलीफ विपक्ष को है तो उसका कोई इलाज नहीं है। अगर प्रधानमंत्री जी के दौरे से उत्तराखंड के पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, पर्यटन का विकास हो रहा है, अगर आदि कैलाश जैसी जगह में पहले कोई प्रधानमंत्री है जो गए हैं, तो उससे अगर उत्तराखंड को फायदा नहीं होगा तो किससे फायदा होगा? 4200 करोड़ से अगर फायदा नहीं होगा तो किससे होगा? तो विपक्ष की समस्या क्या है? समस्या तो पता चले। उनकी समस्या यह है कि वो नेतृत्व विहीन हो चुका है विपक्ष, उनके कोई नेता यहाँ पर आने लायक नहीं रह गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है, कतार है। और हमारे सभी शीर्ष नेता, चाहे योगी जो हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हो, सभी यहाँ पर आ रहे हैं और आते रहेंगे। जनता के साथ सीधा संवाद हो रहा है, जनता का जो समर्थन मिल रहा है वो चुनाव के परिणामों को अपने आप दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद दीपक राय जी, मैं आपके पास आऊंगी। दीपक राय जी का रुक करना चाहूंगी मैं। दीपक जी, विपक्षी दलों की जो तैयारियां हैं वो भी आपने सुनी और सत्ता पक्ष में किस तरीके से आला कमान एक के बाद एक उत्तराखंड पहुंच रहे हैं वो भी हम देख रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने जो सौगात दी, क्योंकि विपक्ष की सबसे बड़ी समस्या यही थी कि प्रधानमंत्री आएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, भाषण देंगे या फिर सौगात देंगे। तो उन्होंने सौगात भी दी और भाषण भी दिए और ये कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव की कह सकते हैं कि शुरुआत उन्होंने की, एक बिगुल फूका, एक शंखनाद किया है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? यशी जी, आपने सभी विपक्षी दलों से सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा था कि जो भाजपा की तैयारी कर रही है कि उसके अगेंस्ट में आपका क्या तैयारी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे इंडिया के अलायंस जो, चाहे आप हो, चाहे और भी जो पार्टियां हैं, उनकी क्या तैयारी। तो उन्होंने शायद इसका डायरेक्ट जवाब नहीं दिया। इन्होंने एक तरह से मोदी जी का ही नाम किया और बीजेपी की नाकामी गिनाया। तो सवाल तो यही है, उनकी ये तैयारी, आप क्या तैयारी कर रहे हो? केवल करण मेहरा जी और आपके हरीश रावत जी उत्तराखंड में तो लड़ नहीं सकते लोकसभा का इलेक्शन। बिल्कुल। आपका केंद्रीय नेतृत्व है वो कितना कर रहा है? आपके बड़े बड़े नेता है, उनका क्या प्रोग्राम है? आप क्या किन किन के मुद्दों को घेरेंगे सत्ता पक्ष को? शायद इस पे बातचीत होनी चाहिए, शायद उसका जवाब नहीं मिला। दूसरी तरफ देखिए, बीजेपी जो है, एक तो संगठन बहुत मजबूत चुका है, केंद्रीय नेतृत्व उनका बहुत स्ट्रांग है। आज देखिए मोदी जी खुद ही एक तरह से जो कहते हैं मूविंग एक मार्केटिंग जो है स्ट्रेटजी जो है लेके चलते हैं। वो जहां भी जाते हैं एक तरह से विकास का एक जो स्थल बन जाता है। और अभी भी बीजेपी में है, जो कह रही है वो कर रही है, 10 साल बाद वो मिल रहा है। तो आप नए इन्होंने जो जहां जहां मोदी जी गए, चाहे आदि कैलाश हुआ, जागेश्वर धाम हुआ, अब देखिएगा 2-3 साल में एक जो है बहुत बड़ा एक धार्मिक पर्यटन स्थल ये डेवलप, तो ये जनता को विश्वास हो रहा है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जहां विपक्ष को बहुत ही मतलब मेहनत करना पड़ेगा। इनके जो केंद्रीय नेतृत्व है विपक्ष का, वो भी इनको सोचना पड़ेगा। आप देखिए 2024 में कितना दिन है, 6-8 महीने रह गए, इतना बड़ा इलेक्शन है। तो आप तैयारी तो बीजेपी ने शुरू कर दी। बीजेपी पहले आप देखिए लास्ट मंथ जो है BL संतोष जी आए थे, उन्होंने, क्योंकि बीजेपी अभी कुछ उत्तराखंड में कुछ मुद्दों पर बहुत बुरी तरह फंसी, चाहे अंकिता हत्याकांड हुआ, चाहे प्रतियोगिता परीक्षाओं में धांधली हुई, बेरोजगारी का पलायन का मुद्दा जो है, अगर विपक्ष इस पर काम करता तो शायद बीजेपी के लिए बहुत बड़ा डेंट मार। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, बीजेपी करेक्टिव एक्शन लेने में बहुत आगे है। BL संतोष जी लास्ट में इसीलिए आए थे, 2-3 मुद्दे जो है शायद उस पर काम करने के लिए आए। और मोदी जी भी इसीलिए आए कि जो एक तरह से पर्यटन का जो मुद्दा है, जो पर्यटन का जो सबसे बड़ा इशू है, जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट करता है, तो एक उसको भी साधने के लिए उन्होंने जो है 3-4 धाम ऐसे डेवलप किए। तो चीजें देखिए काम कर रही है, बीजेपी काम कर रही है। एक जो स्ट्रेटजी होती है, चुनावी रणनीति होती है, वो बहुत आगे, चाहे विपक्ष के पास उसकी कोई काट नहीं। सवाल है आप मोदी जी को एक तरह से आप क्रिटिसाइज कीजिए, चाहे बीजेपी क्रिटिसाइज कीजिए, चाहे दामी सरकार क्रिटिसाइज कीजिए, उससे जनता आपको जिताने वाली नहीं है। आपने कितना मुद्दों को रखा सत्ता पक्ष के सामने, जनता के साथ कितना खड़ा है। हमने अभी इससे पहले भी प्रीवियस में 2-4 डिबेट्स की हैं इसी मुद्दे पर, प्रधानमंत्री के आने को लेकर,
और मेरा ये सवाल हमेशा रहा कि बीजेपी तो जो कर रही है वो दिख रहा है, विपक्षी दल क्या कर रहे हैं। तो विपक्षी दल में कई बार ही यहाँ के प्रवक्ता कहते हैं, अनिल जी कई बार ये बात कह चुके हैं, हम जो कर रहे हैं वो हम सीक्रेटली है, वो हम पब्लिक डोमेन में क्यों लाएंगे, हम पब्लिक डोमेन में या डिबेट्स में क्यों बताएंगे कि हम क्या तैयारी कर रहे हैं। इसे कितना जायज मान रहे हैं आप कि हम क्या तैयारी, ऐसी कौन सी रणनीति है जो आप पब्लिक डोमेन पर नहीं ला सकते? नहीं देखिए, ऐसी चीज आज के इलेक्शन में बहुत विजिबिलिटी बहुत मैटर करती है। जो दिख रहा है, जो एक्शन दिख रहे हैं राजनीतिक नेताओं के चाहे जनता के प्रतिनिधि को, वो इलेक्शन में हमेशा काम आते हैं। तो सवाल विपक्ष कर रहा है कि हम सीक्रेट है, सीक्रेट आप किस बात की सीक्रेसी मेंटेन करते हैं? आप क्यों नहीं, आप जो समस्याएं जनता के बीच जाइए, आप जितने विधायक हैं आपके विपक्ष के, वो जनता के बीच रहे, वो जनता के मुद्दों को आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। क्यों नहीं आप जनता की समस्या जहां जहां सड़कें नहीं हुई उस पे जाके आप एक तरह से, एक सोशल मीडिया बहुत बड़ा है एक तरह से माध्यम है, तो उसको साथ लेके चलिए। सबसे बड़ा केंद्रीय नेतृत्व अगर आपको सपोर्ट नहीं करता है तो लोकल बॉडी जो है, आप कोई लोकसभा इलेक्शन जिताते हैं, वो इम्पॉसिबल है आज के समय। बिल्कुल, इस पे काम करना होगा। बिल्कुल। सूरज जी देखिए, यहाँ पर अभी वरिष्ठ पत्रकार जी ने भी कहा कि मुद्दा यही है कि आखिर विपक्ष की क्या रणनीति है। साथ ही साथ देखिए, अगर आप ये देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हमने हमेशा देखा है कि राज्य का चुनाव हो, छोटे से छोटा चुनाव हो, प्रधानमंत्री जी कई बार ऐसे चुनाव में भी मौजूद रहे हैं और अपनी पार्टी के साथ खड़े नजर आए हैं और उसको लेकर उन्होंने, उनके जो भी भाषण है या जो भी चीजें हैं, जनता को कन्विंस करने की कोशिश उनके द्वारा की गई। क्या केंद्रीय नेतृत्व का अभी फिलहाल सपोर्ट नहीं मिल रहा है? मैं पिछली कई डिबेट्स में इस बात को कह चुकी हूँ, कांग्रेस प्रवक्ताओं से भी मैंने कई बार ये सवाल किया कि आखिर राहुल गांधी जी कहाँ हैं, क्यों राहुल गांधी जी उत्तराखंड नहीं आते हैं, क्या उन्हें उत्तराखंड से प्रेम नहीं है? साथ ही साथ आपके पास हरीश रावत जी और करण महाराज जी सिर्फ दिख रहे हैं। हरक सिंह रावत जी सांसद का वो लोकसभा का टिकट चाहते हैं, लेकिन वो नजर कहीं नहीं आते। समय समय पर उनका कोई एक बयान आ गया तो आ गया। आपकी पार्टी के गिने चुने लोग हैं जिनके नाम हम फिंगर टिप्स पर ले सकते हैं। देखिए यसी जी, ऐसा नहीं है कि हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है वो इसको लेकर, राज्य को लेकर जो है गंभीर नहीं है। आपने देखा होगा कि हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, जो हमारे नए नेता हैं, माननीय प्रथम सिंह जी को जो है केंद्रीय चुनाव समिति में सम्मान दिया है, गणेश गोदियाल जी को जो है वर्किंग कमेटी में रखा है, और भी तमाम नेताओं को, हमारे नेताओं को केंद्र में जो है प्रतिनिधित्व देने का काम किया है संगठन में। और हमारी पार्टी जो है उत्तराखंड को लेकर जो है बिल्कुल सतर्क है, संजीदगी से काम कर रही है। जहां तक माना प्रधानमंत्री जी का दौरा है, अभी हमारे जो है जो पहले, अभी कुछ दिनों पहले तक जो है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता थे वो नवीन जी भाई हमारे, वो आजकल बीजेपी के प्रवक्ता हो गए हैं। और हमारे पत्रकार साहब कह रहे हैं कि पर्यटन को जो है बड़ा उससे जो है आधार मिलने वाला है जो प्रधानमंत्री का दौरा है। तो हमारा कहना यह है कि अगर प्रधानमंत्री जी आते और कैलाश मानसरोवर यात्रा को पिथौरागढ़ से शुरू कराते तो निश्चित तौर पर उसका प्रभाव पड़ता। और जहां तक पर्यटन की बात है, भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश सरकार है, केंद्र की सरकार है, पर्यटन के प्रति कितना संजीदगी से काम कर रही है, यह सब जो है दिख रहा है। अभी मैं 10 दिन गंगोत्री में था तो मैंने देखा कि कितनी दिक्कतें वहां पर यात्रियों को होती हैं। उत्तरकाशी से लेकर गंगोत्री तक जो 4 धाम परियोजना है उस पर काम नहीं हो, एक भी काम नहीं हो रहा है। यात्रा की सड़कें कितनी बुरी दशा है उनकी, अभी तक जो है बरसात को बंद हुए लगभग 1 महीने से ज्यादा हो गया है, अभी तक सड़कों की स्थिति जो है बहुत दयनीय है। तो जो प्रदेश की स्थितियां हैं, जो प्रदेश में जो भ्रष्टाचार का बोलबाला है, हर जगह भ्रष्टाचार है, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। और जो मुख्यमंत्री की जो हेल्पलाइन है वहां पर एक मैंने जो है बाढ़ नियंत्रण को लेकर के जो है एक शिकायत की थी, मुझको 2-3 बार फोन आया कि आपकी समस्या का समाधान हो गया। मैंने कहा हाँ, जमानत हो गया आपकी। मैंने शिकायत दर्ज कराई और मुख्यमंत्री जी ने वहां से जो है छू मंतर किया और समस्या का समाधान हो गया। अरे कोई जेई हमारे पास नहीं आया, कोई एई हमारे पास नहीं आया, कोई एक्शन हमारे पास नहीं आया, कहता कि कौन सी समस्या है, किस समस्या का समाधान होना है, उसका एस्टिमेट नहीं बना, उसका बजट नहीं बना, कुछ भी कार्य नहीं हुआ। और मुझे फोन आता है कि आपकी समस्या का समाधान हो गया। मैं क्या बात है, क्या मजाक बना रहे हो? अरे इस प्रकार का मजाक उत्तराखंड की जनता का मत बनाइए और केवल
चुनावी जुमले छोड़ने से, ये बातें करने से कि हम लोगों ने इतना विकास कर दिया, हम लोग विकास करेंगे, झूठी सारी आपकी घोषणाएं हैं। अब उत्तराखंड की हो चाहे देश की जनता हो, वो जान चुकी है कि काला धन लेकर आएंगे। काला धन आज तक आया नहीं। 15 से 20 लाख जो है हर भारतीय के खाते में आएंगे। इसका मतलब उसके ये लिए है लोगों कि के- बीजेपी की बुराई कर करके ही आप लोकसभा चुनाव जीतने की कोशिश है, ये मैडम रणनीति जी, है। जैसी जी, बीजेपी को बुराई जितना नहीं है। पानी पी देखिए, कर जो गालियां हकीकत है, बकेंगे, उतना बुराई नहीं आपको है। वोट मैं मिलेगा। बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं हकीकत बता रहा हूं कि अगर कैलाश मानसरोवर यात्रा को वहां से प्रधानमंत्री जी शुरू करवाते, यहाँ पर सुविधाओं का विकास करवाते, तो हम नतमस्तक होते। हम उनका आदि कैलाश तक पहुंच चुके हैं, वहीं से तो रास्ता खुलेगा। कहां से खुलेगा? अरे भैया, अरे आदि तो कैलाश क्यों नहीं खोला? मानसरोवर से क्यों उल्टी नहीं यात्रा खोला? नहीं आई। अरे जो पहले, अरे नवीन जी कैलाश जो सरोवर पहले से से, बाहर- अरे कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो पिथौरागढ़ से चलती थी, उसको क्यों नहीं जाएगी? क्यों बंद करा? क्यों बंद करा? अच्छा बताइए, उत्तरकाशी से नहीं, नवीन जी बताइए, नवीन जी उत्तरकाशी से क्यों हो गई? क्या आपने विचार किया? मोदी जी का कद भारतीय जनता पार्टी का जनाधार आपकी दुर्गति होगी विपक्ष की, क्या आपने उस पर चिंतन किया? आपके पास कोई समाधान है? जो सवाल आपसे पूछा गया है कि आपकी तैयारियां क्या चल रही है, आप कह रहे हैं कि मोदी जी यहाँ ये तो हम हमारी पार्टी जाएगी, हमारे पास नेता है, भारतीय जनता पार्टी का जनाधार है। इसलिए सब आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र एक पार्टी है जो भारत को विश्व स्तर पर विश्व गुरु बनाने है। कांग्रेस कुछ भी कर सकती है। अगर आज भारत का एक मान वैश्विक स्तर पर बड़ा है तो मोदी जी का नेतृत्व है। आज मोदी जी का नेतृत्व है, मोदी जी का करिश्मा, मोदी कह सकते हैं आपको। मोदी काल भारत का सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट काल है। मोदी काल भारत नवीन वैशाली जी और सूरज सिंह नेगी जी, ये कांग्रेस और बीजेपी की ये जो लड़ाई है, इससे उत्तराखंड का भला नहीं होने वाला है। समझने की कोशिश करिए जरा। नवीन जी, सूरज सिंह नेगी जी प्लीज। सूरज जी, नेगी साहब, आप शांत रहिए। नेगी साहब, नेगी साहब, आप लोग घरों में बैठे रहिए। कार्यकर्ता तो आपके पास है नहीं, कार्यकर्ता कांग्रेस के पास रह नहीं रहे हैं। 4 नेता हैं, 2 दिल्ली भेजे, 2 यहाँ घूमे, 4 ही नेता आपके हैं। अनिल थपलियाल जी, सवाल मेरा आपसे है। ठीक है, दोनों लोगों को म्यूट कर दीजिएगा प्लीज। अनिल थपलियाल जी, मेरा सवाल आपसे है। आपने, मुझे याद है कि आपने ये बात कही थी कि प्रधानमंत्री जी अगर उत्तराखंड आए तो सौगात लेकर आए, खाली हाथ आए। अब तो सौगात लेकर भी आ गए हैं। तो क्या बीजेपी की बुराई कर करके ही विपक्ष वोट बैंक इकट्ठा करना चाहता है? अनिल जी, ऐसा है जी कि सवाल इस बात का नहीं है कि विपक्ष जो है उनकी निंदा कर रहा है। विशेष करके मैं यूकेडी की बात करूं तो हम निंदा नहीं कर रहे हैं। यूकेडी तो हमेशा स्थानीय मुद्दों पे राज्य के हित के लिए लड़ी है और आंदोलन में बढ़ चढ़कर सक्रिय रही और शीर्ष पे नेतृत्व किया है। आंदोलन करने से चुनाव नहीं जीते जाते ना अनिल थपलियाल जी। यूकेडी तो इस बात को अच्छे तरीके से समझ ही रही है, मुझे लगता है। 2000 से जब से उत्तराखंड बना है तब से यूकेडी ने क्या किया? यूकेडी क्या कर रही है? क्या वजह है कि जनता यूकेडी पर विश्वास नहीं जता पा रही है? ये एनालिसिस करने के बाद हमने देखा यूकेडी 2 भागों में बट गई। श्री सेमवाल ने जी अलग एक यूकेडी का गठन कर दिया। अनिल थपलियाल जी सुन पा रहे हैं क्या? ठीक है, अनिल थपलियाल जी की सारी, हाँ जी ठीक है। राजेश बिज जी क्या कहना चाहते हैं? सवाल मेरा आपसे भी वही है क्योंकि विपक्ष की भूमिका में मैं दोबारा आ गया ऑनलाइन जी हूँ। अब मेरी बात पूरी होने में जी। इसीलिए ऐसा है कि मेरे कहने का मतलब यह है कि दौरे हमेशा रहे और मैंने जैसे पूर्व में भी कहा है कि ये लोकतंत्र का त्योहार है और इसमें आना जाना रहेगा। लेकिन सवाल इस बात का है, जो सौगातें इस बार लेके आए माननीय प्रधानमंत्री जी, वो सौगात जो पुरानी थी उनका क्या हुआ? अब पुराने में अगर चर्चा करूं तो इन्होंने किसी पर्यटन पर ठोस नीति तैयार करने की कोई चर्चा की होगी? ये तो हमको बताया नहीं। भू कानून में कोई चर्चा हुई होगी? इस बार आपदा से लेकर कोई चर्चा हुई होगी? शिक्षा उच्च शिक्षा को स्तर कहाँ 2 नंबर पे था, कहाँ 25 नंबर पे पहुंचा? ये बीजेपी ही कारण नहीं है या कोई अन्य दल कारण नहीं है, इसके कई और कारण भी हैं।
अच्छा, अब रहा आरक्षण, महिला आरक्षण का, वो लागू तो हो गया, धरातल पे कब होगा इसका कुछ नहीं। अंकिता भंडारी के कान में कहीं ना कहीं किसी मंच पे तो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय अपने गृह मंत्री जी जिनका क्षेत्र आता उन्होंने बताया होगा। और यूकेसीसी को लेकर क्या हुआ उसमें भी कुछ नहीं, कुछ तो बात हुई होगी। अब मेन मुद्दा क्या था इनका कि G20 दिसंबर में है, तो एक तीर से दो निशाने मारने जरूरी थे। एक विजिट ये भी हो जाएगी, क्या तैयारियां चल रही है, तो निकाय चुनाव टाले जाएं। एक ये भी था इनका, लोकसभा चुनाव तो फोकस सही है, बेरोजगार जिन पे इन्होंने लाठियां बांधी है और जिनको जेल में बंद कराया है। तो आजकल ही हाल ही में हमारे के न्यूज और नेशनल न्यूज ने और दूसरे अन्य अखबारों ने बताया कि यार हमने खुद देखा और खुद पढ़ा कि गली गली में रोजगार देने के बजाय ठेके खुलवा दिए, बार खुलवा दिए घर घरों में। तो ये भी एक बहुत बड़ा, मतलब हमने मांगा था रोजगार, आंदोलन किया था राज्य की मूलभूत सुविधाओं के लिए कि रोजगार मिले, हम आपदा से बचे, हम पलायन से बचे, हमारी शिक्षा उच्च हो, हमारा राज्य शीर्ष पर रहे विकास के लिए। तो इन्होंने हमें दारू की बोतल पकड़ा। जनता यूकेडी पर विश्वास क्यों नहीं जता पा रही है अनिल जी? अगर आपकी नीति और नियत इतनी ही साफ है, अगर नीति और नियत इतनी ही साफ है, तो आखिर क्यों जनता नहीं विश्वास, आप जनता को विश्वास दिला पा रहे? हम, ऐसा है कुछ चीजें होती हैं दल में, बहुत चीजें होती हैं जो सार्वजनिक नहीं की जा सकती हैं, लेकिन अब हम जनता के सामने 2024 निकाय, पहले तो हम निकाय की बात करेंगे, 2024 निकाय और फिर तो आपका कॉन्फिडेंस कमाल का है। अब इनको तो हम बताएंगे नहीं सत्ताधारी को कि हमारे कितने कार्यकर्ता हैं, हमें पता है ना। मुझे ज्यादातर मैं बताऊं, कार्यकर्ता होंगे तभी तो बता पाएंगे आप। RSS जड़ है और आप फल है, ये तो स्वतः ही है। आपके तो आधा काम आनंद जी, देखिए मुझे ना इस बात से प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि इतना ही सब कुछ सीक्रेट रखना है तो फिर डिबेट पर बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। फिर तो आप अपने कार्यालय में बैठिए और सारी वहां पर जितनी भी बातें करनी है कमरे को बंद करके करिए, हम तक तो बात पहुंचनी नहीं चाहिए। आप हमें जरा सी बात बताएंगे, हम आगे का सार ढूंढ लेंगे। नहीं, आप नहीं समझे बात को। हम जो स्ट्रेटेजीज कर रहे हैं वो सार्वजनिक भी करेंगे, लेकिन कुछ चीजें किस घड़ी में, मैं वही तो पूछ रही हूँ कि क्या रणनीति क्या है। आप हर बार मुझे यही बता देते हैं कि भाई हमारा कुछ सीक्रेट चल रहा है, कौन सा सीक्रेट मिशन चल रहा है, मैं अभी तक यही नहीं समझ पा रही हूँ। एक ब्रांड को लेके चल रहे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो ये ब्रांड चल रहा है, जिसको कहीं नहीं बनना था वो भी बन चुका था पिछले उसमें जो लहर आई थी माननीय प्रधानमंत्री जी की, मोदी जी मोदी जी मोदी जी। आप देखे ना, आप मान तो रहे ना लहर आई है, कब के लहर को थपलियाल जी मान तो रहे हैं आप। हमारी नहीं, मैं क्यों मानूंगा, ये तो जनता मानेगी, जनता निर्णायक है, जनता जनार्दन है लोकतंत्र में, जनता जनार्दन है, तो आप कौन होते हैं फिर बताने वाले? नवीन प्रशाले जी, आपको कितनी बार मैंने बोला बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि हम 500 चले ठीक है। राजेश बिज जी, आम आदमी पार्टी का क्या रोल? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई अब इंडिया अलायंस बन गया है। अब इंडिया अलायंस की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बात तो अभी यही है, हमें ये समझना होगा कि आखिर सीटें किस हिसाब से बटेंगी, आम आदमी पार्टी का क्या रोल होगा उत्तराखंड में, हम ये भी तो समझना चाहेंगे। और अभी इसमें कितना वक्त है कि ये सारी चीजें सार्वजनिक होंगी, मुझे ये भी बताइएगा। देखिए, जो इंडिया अलायंस बना है ये सभी दलों को एक साथ लेकर बना है और सबकी सहमति से जहां जहां पे भी सीटें तय होंगी नेतृत्व के हिसाब से तय करेगा और ये सार्वजनिक हो जाएंगी जब भी इसका मौका आएगा। दूसरी बात, अभी बहुत देर से चर्चा चल रही है कि हम इनकी बुराई ले लेके लोगों तक जाएंगे। हम बुराई इनकी नहीं कर रहे हैं, ना बीजेपी की बुराई कर रहे हैं, ना हम केंद्रीय नेतृत्व में और हमारे प्रधानमंत्री जी की बुराई कर रहे हैं। वो शीट पद पे बैठे हैं, बुराई का तो वो सवाल ही पैदा नहीं होता। हम ये कह रहे हैं जो प्रदेश के अंदर पिछले 1.5 वर्षों के अंदर हुआ है, क्या ये बातें लेकर जनता के बीच में अगर विपक्ष चाहता है तो इसमें समस्या किसको है? अगर हम ये कहते हैं बहन अंकिता भंडारी के साथ जो निर्मम उसकी हत्या हुई उसके पीछे बीजेपी के राज्य मंत्री का हाथ था, तो क्या ये हमारा कसूर है ये बात कहना? क्या हम झूठ बोल रहे हैं? अगर हम ये कहते हैं पेपर लीक मामला हुआ है, उस पेपर लीक के मामले के पीछे बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उनका हाथ था, उसके बाद उन्हें जेल भेजा गया, फिर उनको बेल भी मिल गई, क्या हम झूठ बोल रहे हैं इस बात को? क्या हम विधानसभा भर्ती घोटाले के बारे में झूठ बोल रहे हैं, दरोगा भर्ती के बारे में झूठ बोल रहे हैं, खनन माफियाओं के बारे में झूठ बोल रहे हैं, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बेरोजगारी के बारे में झूठ बोल रहे हैं? मोदी जी आए, स्वागत है उनका, लेकिन क्या वो सड़क मार्ग से गए पिथौरागढ़? वो सड़क मार्ग से जाके देखते ना पिथौरागढ़ में हाल क्या हो रहा है। पिथौरागढ़ में
वो अपने हेलीकॉप्टर से आए या निजी विमान से आए, उनको वहां जाके पता चले ना सड़क पर आम जनता किस तरीके से रह रही है, जिनसे हम वोट मांग के लोकसभा जा रहे हैं, राज्यसभा जा रहे हैं या विधानसभा जा रहे हैं। हमारा सवाल वो है, वो इस समय आए 4200 करोड़ की वो योजनाएं देंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो जमीन पे उतर के आम जनजीवन में किस तरीके से प्रभाव डालेगी, ये सवाल है हमारा। दिल्ली और देहरादून का जो फासला है, चाहे वो सड़क से हो, विमान से हो, कैसे भी हो, अब बहुत दूर नहीं रह गया। निरंतर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली जाते रहते हैं, रोज वहां पे योजनाओं की चर्चा होती है, लेकिन वहां से उत्तराखंड के लिए लेकर के आते हैं, ये सवाल तो हमारा पूछने का अधिकार है। हमें पता तो चलना चाहिए, आप दिल्ली और दूसरे दिन बैठे रहते हैं, आप लेकर के आ रहे हैं हमारे लिए। अगर गृह मंत्री आए थे, क्या आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट में बहन अंकिता भंडारी की केस को डालने की बात करी? क्या आपने यहाँ पे प्रधानमंत्री जी से इस बारे में चर्चा करी कि 5 लाख युवा हमारे यहाँ से पलायन करके जा रहे हैं, इसके बारे में क्या चर्चा उनसे, उन्हें रोका कैसे जाए? क्या आपने उनको ये बताने का प्रयास किया कि अस्पतालों के अंदर आज की डेट में भी अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है, MRI की मशीन नहीं है, डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, स्कूल में टीचर्स उपलब्ध है, ये कैसे उपलब्ध होंगे? क्या आपने इस बारे में चर्चा करी? तो हमारे वो जनरल बेसिक सवाल है जो एक आदमी के जनजीवन को प्रभावित करते हैं, और ये वो मूलभूत सुविधाएं हैं। अगर आप 2014 का 2019 का बीजेपी सरकार का मैनिफेस्टो उठाते हैं तो आपको सारी चीजें सामने नजर आएंगी। हम कैसे विश्वास कर लें विपक्ष होने के नाते या आम व्यक्ति होने के नाते कि जो वादे आपने 2014 में किए वो पूरे नहीं कर पाए, 2019 में आप जो वादे करके आए थे वो पूरे नहीं कर पाए। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जो जो बातें कही थी अक्षरशः पूरी तरह पूरी की। नवीन भाई, मेरा निवेदन होगा आपसे, आप बड़े भाई हैं मेरे, और डिबेट को अधिकतर कई बार आपके माध्यम से मैं कई सारी चीजें पूछ के भी करता आया हूँ। मैं अपनी बात कंप्लीट करूँ, आपका मौका आएगा, आपको पूरा अधिकार है अपनी बात करने। तो मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ अपने माध्यम से कि आज उत्तराखंड की सड़कों पे हर वर्ग का व्यक्ति घूम रहा है। आप ग्राम प्रहरियों की बात कर लीजिए, आप आंगनवाड़ी बहनों की बात कर लीजिए, आप आशा कार्यकर्तियों की बात कर लीजिए, आप टीचर्स के ओल्ड पेंशन की मांग की बात कर लीजिए। टीचर क्या कह रहा है आज की डेट में? वो ये कहता है 40 साल सर्विस करने के बाद उसे पेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन 40 साल अगर संसद में लोकसभा का सांसद बैठता तो उसको पेंशन मिल जाती है। इस तरह का हम दो तरफ का हम लोगों ने एक मापदंड तय कर रखा है, एक सरकारी कर्मचारी के और एक सांसद के लिए। तो हमारे सवाल जनता से लेकर है, और हम इन्हीं चीजों को लेके, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, इनके माफियाओं को संरक्षण की बात हो, इनके देहरादून में बैठे मेयर की जो अकूत संपत्ति इकट्ठी हुई है उसकी बात हो, कृषि विभाग में जो बीज घोटाला हुआ है उसकी बात हो, जो देश के अंदर ब्रिजभूषण शरण सिंह की बात कर लीजिए आप, मणिपुर में जो मणिपुर दहल रहा इतना खूबसूरत राज्य को इनको जलने के लिए छोड़ दिया, उसकी बात हो। तो हम कोई मुद्दा छोड़ने वाले नहीं, आप निश्चित रहिए। ये 7-8 महीने की बात और है, और हमारे को शीर्ष क्षेत्र की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। प्रदेश में आगे प्रचार प्रसार करेंगे तो हमारे को लोग वोट देंगे, हमारे को वोट हमारे जमीन में काम करने की वजह से मिलने वाले। ठीक है, नवीन प्रशाले जी, नवीन प्रशाले जी, देखिए यहाँ पर जैसे कि अभी बहुत अच्छी तरीके से राजेश जी ने बताया कि हम जितने भी मुद्दे हैं उनको जनता तक ले जाएंगे, उनके पास से जाएंगे। तो देखिए जो चीज़ें हैं उन तथ्यों को तो आप नकार नहीं सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं, यूके 888 की बात अगर हम कर लें, यहाँ पर यूसीसी की बात हम कर लें, पलायन की बात कर लें, भू कानून की बात कर लें, ये सारे मुद्दे हैं जिन पर जनता जवाब चाहती है, और विपक्ष इन मुद्दों को मजबूती से उठा रहा है और उठाएगा। तो कैसे इनका सामना करेगी बीजेपी, ये भी तो एक सवाल है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड की जनता के हित में जो भी करना है उसको बहुत अच्छी तरह से कर रही है, और सभी मुद्दों पर विचार कर रही है और लगातार प्रदेश को आगे ले जा रही है। इसी कड़ी में हमारे शीर्ष नेतृत्व भी यहाँ पर बार बार आता है तो कुछ न कुछ देता है, कुछ न कुछ लाता है, उससे कुछ न कुछ नई चीजें मिलती है। उससे विपक्ष को परेशानी होती है, इसमें हम उसका समाधान, उसका इलाज हमारे पास नहीं है कि विपक्ष की पीड़ा को कम करने का। हम तो उसकी पीड़ा को बढ़ाएंगे। सवाल ये है कि आज ऐसे और मुद्दे लेकर आएंगे और विपक्ष ऐसे ही इन मुद्दों में इजाफा करता रहेगा, कैसे बढ़ाएंगे पीड़ा? हमारे पास विपक्ष कुछ भी बोल सकता है, विपक्ष को बोलने की पूरी आजादी है, पूरा बोल सकता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर हमें एक प्रश्न में विचार करना जरूरी है कि आज भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का इतना बड़ा जनाधार कैसे हो गया और विपक्ष निराधार कैसे हो गया। आज जो विपक्षी दुर्गति होगी, जो इंडिया अलायंस भी इन्होंने बना के कुछ भी प्रभाव नहीं डाल पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति कैसे आ गई? वो अपने आप में सब कुछ साफ कर रही है कि अगर हमारी सरकार ने काम नहीं किया होता तो आज ऐसे कैसे होता।
आप अगर चाहे वैश्विक स्तर पर हो, चाहे देश के स्तर पर हो, चाहे राज्य स्तर पर हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार काम कर रही है और अपना जनाधार बढ़ा रही है, इसलिए जन समर्थन मिल रहा है। अब विपक्ष को नहीं मिल रहा है तो उसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। हम तो चाहते हैं कि विपक्ष कुछ करे, लेकिन विपक्ष अपनी केवल रस्म अदायगी कर रहा है, अपना फर्ज निभाने की कोशिश कर रहा है, अपना काम नहीं कर पा रहा है। केवल टेलीविजन चैनल पर बोलने के लिए सब चीजें सही है, लेकिन अभी मैं राजेश भाई को सुन रहा था कि हमारा शीर्ष नेतृत्व को यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके पास शीर्ष नेतृत्व तो बचा नहीं। ज्यादा कांग्रेस की बात है, कांग्रेस का भी हाल यही है। किस दल के पास आज नेता बचे बताओ? आपके पास कार्यकर्ता भी नहीं बच पाए सबके पास। तो इसलिए इससे बातें कहने को चाहिए होती है। आप कह सकते हैं क्योंकि विपक्ष में आप बैठाए गए हैं, विपक्ष में आप है नहीं, विपक्ष आप बैठाए गए हैं, अभी डिबेट में है, टीवी चैनल पर आए हैं। तो मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि टेलीविजन चैनलों पर बात करो और ग्राउंड पर भी जाओ। यूकेटी के थपलियाल जी बोल रहे थे हमारी सीक्रेट पॉलिसी बन रही है, शायद 2024 के बाद रिवील उसको कर देना। कांग्रेस के सूरज सिंह नेगी जी भी काफी बातें कर रहे थे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपके किसी की नहीं, आप चाहे सारे इकट्ठे हो जाओ, चाहे सारे बिखर जाओ, भारतीय जनता पार्टी पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 9 साल में ऐसे काम किए हैं जिनको 30 सेकेंड है आपके पास सूरज जी अपनी बात को पूरा करने के लिए। सूरज जी, उसके बाद राजेश जी मैं आती हूँ फटाफट। सूरज जी अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट करके अपनी बात को पूरा करिए। मैं नवीन जी से कह रहा था, नवीन जी लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं इंडिया अलायंस के डर से। पिछले 9 सालों में जो ये इनका गठबंधन था उसमें दलों को जोड़ने में लगे हुए हैं, तो ये डर किस बात का है? और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं है, आम आदमी पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं है। कार्यकर्ता तो भारतीय जनता पार्टी के पास जा रहा है। और ऐसा है कि केवल जाने वाले कार्यकर्ताओं से नहीं, कुछ दिन पहले जो है नवीन जी आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है प्रवक्ता आते थे चैनल पे। मैं भी आ गया। सूरज जी देखिए, नहीं सूरज जी ये अलग चीज है कि कोई व्यक्ति किसी पार्टी में था, किसी और पार्टी में ट्रांसफर हो गया, ये तो चलता रहता है, राजकाज है। देखिए नवीन जी ठीक है। राजेश जी 30 सेकंड आपके पास है, प्लीज फटाफट अपनी बात को पूरेगा, अब चूंकि वाइंड अप का समय है। फटाफट अपनी बात को राजेश जी पूरा करेगा। नवीन जी अब सबके वक्त में भी आप ही बोलेंगे क्या? विपक्ष क्या करे? नवीन जी प्लीज। राजेश जी फटाफट प्लीज अपनी बात को पूरा करें, बाकी सबको म्यूट किया जाए। राजेश जी जी अनिल जी कर्जा बना है देश पे, उस पर बताइए। चलिए ठीक है, माफी चाहूंगी। दीपक राय जी अंतिम प्रतिक्रिया आपकी लूंगी मैं इस डिबेट पर। जी जैसे आपने विपक्ष से सवाल पूछा, उसका कोई जवाब नहीं मिला कि चुनावी तैयारी क्या है। वैसे बीजेपी के प्रवक्ता ने भी कोई जवाब नहीं दिया कि पलायन का क्या हाल है मोदी जी, महंगाई का क्या समस्या समाधान है मोदी जी, बेरोजगारी का क्या है मोदी जी। चलिए ठीक है, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही, लेकिन समस्याएं तो आज भी जो 5 साल पहले थी आज भी वही की कड़ी। उसका क्या जवाब है? शायद वो जवाब जो है जनता वेट कर रही, पूरी जनता, देश की जनता वेट कर रही है, हम वेट कर रहे हैं, आप भी वेट कर रहे हैं। उसका जवाब जो है, समाधान जो है वो निकलना बहुत आवश्यक। बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा। ऐसे में सत्ता पक्ष की तैयारी तो जोरों शोरों से चल रही है लोकसभा चुनाव को लेकर, लेकिन विपक्ष की क्या तैयारी है इसको जानने का प्रयास हम कर रहे थे। विपक्ष लगातार जितने भी मुद्दे हैं उनको गहनता के साथ उठाने की कोशिश कर रहा है, लगातार विपक्ष उस पर काम कर रहा है। जितने भी उत्तराखंड के अहम मुद्दे हैं उन पर बातचीत की जा रही है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक एक बार और उत्तराखंड में चलेगा, ये तो देखना होगा। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।